दोस्तों, योर नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कई तरह के नॉलेज वाली वीडियोज़ मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। योर नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊष्मागतिकी के पिछले 2 वीडियोज आपने देखे होंगे। ऊष्मागतिकी के पहले वीडियो में हमने उसके कंसेप्ट, ऊष्मागतिकी के 0 नियम और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में हमने स्थैतिक कल प्रक्रम, जो चारों स्थैतिक कल प्रक्रम है, इसके बारे में डिस्कस किया था। इन 4 स्थैतिक कल प्रक्रम के बाद अब हम डिस्कस करते हैं चक्रीय प्रक्रम के बारे में। चक्रीय प्रक्रम या इसे उत्क्रमणीय प्रक्रम भी कहते हैं। नाम से क्लियर है, चक्रीय या उत्क्रमणीय यानी वापस घूमकर वहीं पर आ जाना। तो कोई भी ऊष्मागतिक निकाय 2 या अधिक स्थैतिक कल्प प्रक्रमों के संयोजन से अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम या उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम में खास बात होती है, क्योंकि हमने कहा जैसे ऊष्मागतिक निकाय यहां से प्रारंभ हुआ और स्थैतिक कल्प प्रक्रमों का उपयोग करते हुए वापस यहीं पर आ गया। इसका मतलब ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो पूर्व अवस्था में वापस आ गया, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब डेल्टा यू बराबर 0। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि डेल्टा यू बराबर 0 होगा तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि चक्रीय प्रक्रम में या उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा जो प्रक्रम होता है, इसका विपरीत वो होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमण प्रक्रम क्या है? जिसमें ऊष्मागतिकी निकाय पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ पाता। ऐसे प्रक्रम को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और अनुत्क्रमण प्रक्रम क्यों होता है, इसके 2 बेसिक रीजंस हैं। पहला रीजन कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम स्थैतिक कल्प नहीं होते। यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान निकाय सदैव साम्य अवस्था में नहीं रह पाता, इसलिए प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हो जाता है। और दूसरा जो कारण है वो है ऊष्मा क्षय, यानी जो ऊष्मा हम निकाय को देते हैं उसका लॉस होता है, और ऊष्मा के लॉस की वजह से ऊष्मागतिकी निकाय वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता, इसलिए प्रक्रम अनुत्क्रमणीय हो जाता है। तो कुल मिलाकर अनुत्क्रमणीयता 2 कारणों से हुई। एक तो प्रक्रम का स्थितिक कल्प नहीं होना, और दूसरा उसमें ऊष्मा का क्षय होना। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी स्थैतिक कल्प प्रक्रम में एनर्जी लॉस या ऊष्मा का क्षय 0 कर दें तो ऐसा प्रक्रम उत्क्रमणीय हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों शर्तें पूरी कर दी। ये हमारे चक्रीय प्रक्रम की बात थी। अब हम देखते हैं ऊष्मा इंजन के बारे में। ऊष्मा इंजन ऊष्मा इंजन वही इंजन है जिसके बारे में हमने ऊष्मागतिकी का कंसेप्ट पढ़ते समय चर्चा की थी। वही इंजन जो हमारे वाहनों में काम में आता है। ऊष्मागतिकी का एक बेसिक एग्जांपल है ऊष्मा इंजन, क्योंकि
ऊष्मा इंजन में हम ऊष्मा से कार्य प्राप्त करते हैं। इंजन में क्या होता है, ईंधन भरा होता है, ईंधन जलता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा से वाहन गति करता है, यानी कि हमें कार्य प्राप्त होता है। तो बेसिकली ऊष्मा इंजन में होता क्या है, ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है और यही ऊष्मा इंजन की परिभाषा है कि ऊष्मा इंजन वह युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है, या ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ऊष्मा इंजन कहते हैं। और इसमें एक कार्यकारी पदार्थ होता है। कार्यकारी पदार्थ से मतलब सामान्य भाषा में हम समझें तो ईंधन। जैसे पेट्रोल इंजन के लिए पेट्रोल कार्यकारी पदार्थ हो गया, डीजल इंजन के लिए डीजल कार्यकारी पदार्थ हो गया, भाप के इंजन के लिए भाप कार्यकारी पदार्थ हो गई। तो एक कार्यकारी पदार्थ होता है जिससे ऊष्मा इंजन कार्य करता है। ऊष्मा इंजन में जो इसकी कार्यप्रणाली है वो हम एक सिलेंडर पिस्टन के माध्यम से थोड़ा सा इजीली आपके समझ में आ सकता है। हम वही एग्जांपल लेते हैं। इंजन में भी इसी तरह से सिलेंडर होता है, ये कार्यकारी पदार्थ हुआ और ये इसमें पिस्टन लगा हुआ है। जब ये पदार्थ गर्म होता है तो इसमें प्रसार होगा, प्रसार होने से पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कार्य होगा। थोड़ी देर बाद एक स्थिति में जाकर के फिर ये ठंडा होने लगेगा तो ये पिस्टन वापस नीचे आने लगेगा और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। एक सर्किल, एक चक्र पूरा हो गया। ऊष्मा इंजन की जो कार्यप्रणाली है वो चक्रीय प्रक्रम पर आधारित है। कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है, कार्य करता है, ठंडा होता है, वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, एक चक्र पूरा हो जाता है। इसकी कार्यप्रणाली बेसिकली 3 चरणों में होती है। देखिए आप यूं समझें, ये मेरा एक ऊष्मा भंडार है और यहां ये मेरा कार्यकारी पदार्थ है। होगा क्या, सबसे पहले ऊष्मा इंजन का कार्यकारी पदार्थ इस ऊष्मा भंडार से, जिसका ताप मैं T1 मान लेता हूं, इससे ऊष्मा ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊष्मा ज्यादा है, यानी हमने ईंधन को एक तरह से जलाया। जब ईंधन को जलाया तो बहुत गर्म हो गया, उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा हुई। तो पहली जो कार्यप्रणाली का पहला जो चरण है वो चरण होता है उच्च ताप वाले ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ग्रहण करना। ठीक है। इसके बाद यह कार्यकारी पदार्थ कार्य करता है, यानी इससे हमें कार्य मिला। तो ऊष्मा इंजन का जो दूसरा चरण है कार्यप्रणाली का, वो है कार्यकारी पदार्थ द्वारा कार्य करना। और तीसरा जो चरण है, अब क्या होगा, जितनी ऊष्मा इसने ग्रहण की उस ऊष्मा से कार्य कर लिया, फिर भी ऊष्मा बची रह गई, वो ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ बाहर उत्सर्जित कर देता है। और बाहर इस ऊष्मा को कौन ग्रहण करेगा, बाहर इस ऊष्मा को ग्रहण करेगा दूसरा ऊष्मा भंडार। जिसको हम साधारण रूप से मान सकते हैं हमारा बाहर का वातावरण। क्योंकि हमने देखा है इंजन गर्म हो जाता है, जब आप इंजन को काबू में लेते हो, वाहन को चलाते हो, तो इंजन गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि इस इंजन ने बाहर वातावरण में ऊष्मा का उत्सर्जन किया। तो इस ऊष्मा भंडार का ताप T2 पर होता है। तो तीसरा जो है वो है
शेष ऊष्मा को या शेष ऊष्मा का उत्सर्जन। ये 3 चरणों में ऊष्मा इंजन की कार्यप्रणाली होती है। एक बार आप फिर से इसको रिव्यू करें। ऊष्मा इंजन सबसे पहले उच्च ताप वाले ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ग्रहण करता है। इसके बाद परिवेश पर कार्य करता है, कार्य हो गया, और कार्य करने के बाद जो शेष ऊष्मा होती है वो निम्न ताप वाले ऊष्मा भंडार को उत्सर्जित कर देता है। यहां ध्यान रखने की बात है कि T1 उच्च ताप पर रहेगा, T2 निम्न ताप पर रहेगा, यानी ये ऊष्मा भंडार उच्च ताप पर है और ये वाला ऊष्मा भंडार निम्न ताप पर है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का उत्सर्जन तभी तो कर पाएगा जब ये ठंडा है और ये गर्म है। बाहर का वातावरण हमारा ठंडा होता है, इसीलिए इंजन उस ऊष्मा को बाहर उत्सर्जित कर देता है। और ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है ये उस पर भी आधारित है। पहला नियम ये था कि ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए, ये पहला नियम का बेस था। यहां से इसने मान लो Q1 ऊष्मा ग्रहण की, जो ऊष्मा ग्रहण हुई कितनी हुई? Q1, और कार्य कर दिया W। बदले में इधर इन्होंने Q2 ऊष्मा उत्सर्जित कर दी। तो परिस्थिति क्या बनेगी? परिस्थिति बनेगी कि आपकी Q1 दो जगह पर काम आई, एक W के लिए और एक Q2 के लिए, यानी Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। यानी ऊष्मा इंजन को या निकाय को दी गई ऊष्मा वातावरण पर या परिवेश पर कार्य करने और अवशेष ऊष्मा उत्सर्जित होने में प्रयुक्त हो गई। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर या ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ऊष्मा इंजन कार्य करता है। यह हमारे ऊष्मा इंजन की कार्यप्रणाली है। अब हम इसकी दक्षता कैलकुलेट करते हैं। दक्षता से मतलब होता है किसी भी उपकरण की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना तो इनपुट ले रहा है और बदले में कितना आउटपुट दे रहा है। मान लिया जाए जैसे ये ऊष्मा इंजन है, ये Q1 ऊष्मा लेता और पूरा का पूरा कार्य कर देता, तो हम ये कह सकते थे कि इसकी कैपेसिटी, इसकी दक्षता 100% है, क्योंकि वेस्टेज कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो दक्षता होती है या दक्षता गुणांक होता है उसे हम ईटा से शो करते हैं। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है ईटा, और ईटा का मान होता है W/Q1, यानी अवशोषित ऊष्मा के बदले में कितना कार्य हुआ, इसका अनुपात जो है वो उस दक्षता गुणांक कहलाता है। तो ईटा बराबर हुआ W/Q1। जरा W का मान यहां से रखें। W बराबर होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन, ये Q1 चल रहा है, अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यानी ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है उसके दो फॉर्मूले हैं। यदि दोनों ऊष्माएं दे रखी हो तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और कार्य दे रखा हो तो ईटा बराबर W/Q1। यह हमारी ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है। अब इस दक्षता में आप ध्यान से देखें, यदि मान लो Q2 0 हो जाए, Q2 0 होगी, इसका मतलब कोई भी ऊष्मा का क्षय नहीं हो रहा, कोई भी ऊष्मा का लॉस नहीं हो रहा, कोई भी ऊष्मा का बाहर उत्सर्जन नहीं हो रहा, तो ये स्टेप 0 हो जाएगा। ईटा बराबर क्या बचेगा? 1। या Q2 0 है तो Q1 बराबर क्या होगी? W। Q1 बराबर W होने का मतलब ईटा बराबर 1। तो चाहे इस फॉर्मूले से देख लें चाहे इस फॉर्मूले से देख लें, दोनों फॉर्मूलों से ईटा का मान 1 आता है। कब? यदि Q2 बराबर 0 हो। तो कहने का मतलब है यदि
उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा का मान 0 हो तो संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है और ऐसे ऊष्मा इंजन की दक्षता गुणांक 1 होता है। यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100% हो जाएगा। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। यह आदर्श रूप में संभव हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ऊष्मा का लॉस ही ना हो। हम कितने भी प्रयास कर लें, कितना भी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर लें, लेकिन बाहर से इंजन गर्म होगा ही होगा, इंजन ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा ही। और Q2 का मान चूंकि कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी 1 नहीं हो सकती। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। जब हम दूसरे नियम को पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यह था जो हमारा ऊष्मागतिकी का दूसरा है। ठीक है, ये सारा जो हमने देखा स्ट्रक्चर, इस सारे स्ट्रक्चर में आपने देखा कि ऊष्मा इंजन ने उच्च ताप से ऊष्मा को ग्रहण किया और निम्न ताप पर ऊष्मा को उत्सर्जन कर दिया, बदले में कार्य भी किया, यानी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, इसने स्वतः सब कुछ किया। उच्च ताप से निम्न ताप पर ऊष्मा का प्रवाह हो गया, जो ऑटोमेटिक होता है। इसी सारे स्ट्रक्चर को यदि हम उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब अब हम यदि ये कल्पना करना चाहें कि नहीं, ठंडे वाले ऊष्मा भंडार से तो ये ऊष्मा ग्रहण करे और गर्म वाले ऊष्मा भंडार में ऊष्मा का उत्सर्जन कर दे। यानी हम यदि ये चाहें, ये हमारा एक ऊष्मा भंडार हो गया T1 ताप पर, ये कार्यकारी पदार्थ हुआ, और ये दूसरा ऊष्मा भंडार T2 ताप पर। ये इस वाले ऊष्मा भंडार का ताप कम है, ये ठंडा है, ये गर्म है। अब मान लिया जाए ऊष्मा इंजन के विपरीत क्रिया हो रही है, ये यहां से Q2 ऊष्मा अवशोषित कर रहा है ठंडे वाले से, और इस Q2 ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद गर्म वाले में इसको ऊष्मा उत्सर्जित करनी है, यानी कि इधर Q1 ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो यह अपने आप नहीं होगी, स्वतः नहीं होगी, इस पर हमें कोई ना कोई कार्य भी करना पड़ेगा और वो कार्य होगा W। ये जो व्यवस्था है कि ठंडे वाले ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ग्रहण करके उस पर कार्य किया जाए और गर्म वाले में ऊष्मा उत्सर्जित हो जाए, ये व्यवस्था हमारी कहलाती है प्रशीतक या ऊष्मा पंप। ये ऊष्मा इंजन के जस्ट विपरीत प्रक्रिया है। ऊष्मा इंजन में हम ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करते थे, यहां कार्य को ऊष्मा में कन्वर्ट किया जाता है। यानी प्रशीतक की हम परिभाषा की बात करें तो कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाली युक्ति प्रशीतक या ऊष्मा पंप कहलाती है। ये दोनों वर्ड हो सकता है आपके समझ में ना आ रहे हो, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो शायद आप समझ जाएंगे। प्रशीतक या ऊष्मा पंप का मतलब है ठंडा करने वाला, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन। और इन दोनों वर्ड्स में एक टेक्निकल डिफरेंस है। कार्यप्रणाली दोनों की सेम है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है कि ये ठंडे ऊष्मा भंडार से ऊष्मा अवशोषित करेंगे और इन पर कार्य करने के बाद ये ऊष्मा को गर्म ऊष्मा भंडार में उत्सर्जित कर देंगे। प्रशीतक का मतलब है वह युक्ति जो सतह को ठंडा करे, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में अंदर से ठंडा नहीं होता सब कुछ, केवल उसकी सतह, फ्रिज के तीनों तरफ की जो दीवार होती है वो ठंडी होती है, उसकी वजह से पूरा फ्रिज ठंडा रहता है। तो ऐसा उपकरण होता है प्रशीतक। और ऊष्मा पंप
जो उस पूरे कक्ष के अंदर, पूरे कमरे के अंदर ऊष्मा को पंप करे, जैसे कि एयर कंडीशन कमरे के अंदर ठंडी ऊष्मा पंप करता है, ठंडी ऊष्मा को भेजता है, ये ऊष्मा पंप कहलाता है। हम सामान्य रूप से दोनों में से किसी भी एक वर्ड का यूज करेंगे, हालांकि दोनों की कार्यप्रणाली, दोनों का सारा सिस्टम एक है। तो यदि हम किसी एक वर्ड का भी उपयोग करते हैं तो आप ये माने कि हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है वह प्रशीतक या ऊष्मा पंप कहलाती है। इसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम डिस्कस करें, थोड़ा सा फ्रिज यानी हमारा किस तरह से काम करता है, यदि हम ये सोचें तो आप देखें, सबसे पहले काम होता है कि जो हमारी गैस होती है, कार्यकारी पदार्थ होता है, वो उच्च दाब पर भरा होता है, बिल्कुल प्रेशराइज, कंप्रेशर वाला जो काम है, उच्च दाब पर वो एक बॉक्स में भरा होता है और वहां से तेजी से बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि एकदम से निम्न दाब में आता है। तो पहले जो कार्यप्रणाली का स्टेप होता है वो होता है उच्च दाब से निम्न दाब पर आना, अचानक। अचानक से मतलब हम इस तरह से मान सकते हैं, मान लो इस बॉक्स के अंदर कोई भी जो हमारी ठंडी करने वाली गैस है वो उच्च दाब पर भरी हुई है, बिल्कुल तेज प्रेशर पे भरी हुई है, दबा दबा कर भरी हुई है, और एकदम से यहां से वो निकलती है तो बाहर की तरफ इस तरह से बिल्कुल निकलेगी तेजी से। यहां दाब ज्यादा है, यहां दाब कम है। उच्च दाब से निम्न दाब पर अचानक से जब निकलती है तो तापमान कम हो जाता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये ठंडा रहेगा और जब ये यहां भरी हुई थी तो ये गर्म रहेगा। तो एकदम से जब कभी हम उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कोई भी वस्तु निकलती है, गैस निकलती है, द्रव निकलता है, तो वो ठंडी हो जाती है, यानी कि इसका तापमान कम हो जाएगा। पहला चरण वो। ये ठंडी वाली जो गैस है, ये ठंडी गैस जब किसी सतह के या बाहर वाली गर्म वस्तु के संपर्क में आती है तो उसकी ऊष्मा को खुद ग्रहण कर लेगी। तो दूसरा जो स्टेप है इसका, दूसरा स्टेप है गर्म सतह को ठंडा करना। गर्म सतह को कैसे ठंडा करेगी? बहुत सिंपल, ये खुद ठंडी है, जब भी ये किसी गर्म सतह के संपर्क में आएगी तो चूंकि ऊष्मा उस गर्म सतह से इस ठंडी गैस की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, नतीजा वो सतह या वो कमरा वो तो हो जाएगा ठंडा और बदले में ये गैस फिर से गर्म हो जाएगी। तो ये अब जो गैस है वो गर्म हो चुकी है थोड़ी सी। और तीसरा जो स्टेप है, इस गर्म गैस को हम फिर से इस उच्च दाब पर भर देते हैं। और वो उच्च दाब पर कैसे भरेंगे? किसी कंप्रेशर की सहायता से। ये हम कार्य कर रहे हैं। तो इसको गर्म गैस या वाष्प जो भी है उसको उच्च दाब पर संग्रहित करना, यानी कि इसे हम उच्च दाब पर फिर से भर देते हैं। ये जो उच्च दाब पर हमने किया, ये कब होगा? जब हम कार्य करेंगे। बिना कार्य किए ये संभव नहीं है, यानी कि बिना मशीन के, बिना कंप्रेशर के ऐसा करना संभव नहीं है। इसका मतलब हमने कार्य कर दिया और हमने कार्य करने के बाद ये वापस इसी स्थिति में आ गई, पूर्व स्थिति में आ गई, एक चक्र पूरा हो गया और फिर से ये नए चक्र के लिए तैयार हो गई। ये होती है प्रशीतक की कार्यप्रणाली। प्रशीतक की हम दक्षता की बात करते हैं। जैसे हमने ऊष्मा इंजन की दक्षता निकाली थी, कितनी ऊष्मा के बदले कितना कार्य था, इसी तरह से हमने निकाला था। ठीक इसी तरह से
प्रशीतक में भी हम दक्षता इसी तरह से निकालेंगे कि Q2 ऊष्मा इसने अवशोषित की और हमें कार्य W करना पड़ा, तो जो स्थिति रहेगी दक्षता की वो रहेगी हमारे पास Q2/W। ये हो गई प्रशीतक की दक्षता। और W बराबर वही जो ऊष्मा इंजन में कंसेप्ट था, ऊर्जा संरक्षण वाले हिसाब से क्या बनेगा यहाँ पे समीकरण, Q2 + W बराबर Q1। प्रशीतक का समीकरण होता है Q2 + W = Q1। तो यहां जो आपका ईटा आ रहा है वो आ रहा है Q2/W, और इस W की जगह जब आप रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा Q2/Q1 - Q2। यह है आपके प्रशीतक की दक्षता का मान। कार्य के फॉर्म में Q2/W और ऊष्मा की फॉर्म में Q2/Q1 - Q2। अब आप देखें, हम निम्न ताप वाले ऊष्मा भंडार से उच्च ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि कार्य किए बिना ऐसा हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमें कार्य करना ही पड़ेगा। यहां प्रशीतक में W 0 हो ही नहीं सकता। यदि W 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ईटा का मान अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि W 0 नहीं हो सकता, इसलिए ईटा अनंत नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रशीतक अथवा ऊष्मा पंप की दक्षता अनंत नहीं हो सकती। यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। मैंने आपको ऊष्मा इंजन में भी कहा था कि यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। कौन सा? ऊष्मा इंजन की दक्षता एक नहीं हो सकती। और मैं यहां कह रहा हूं कि प्रशीतक की दक्षता अनंत नहीं हो सकती। यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। बेसिकली जब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा इंजन की दक्षता एक नहीं हो सकती, लेकिन प्रशीतक की दक्षता एक से ज्यादा हो सकती है। यानी Q2 का मान ज्यादा हो सकता है और W का मान कम रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की चर्चा करते हैं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जो सेकंड लॉ, इसके दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट केल्विन और प्लैंक ने दिया था, इसे केल्विन प्लैंक का कथन कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्लासियस ने दिया था, इसे क्लासियस का कथन कहते हैं। देखिए, दोनों स्टेटमेंटों का मूल भाव एक ही है, दोनों स्टेटमेंटों की बात एक ही है, तरीका अलग अलग है। केल्विन और प्लैंक का जो कथन है ये ऊष्मा इंजन पर आधारित है, और क्लासियस का कथन प्रशीतक पर आधारित है। ऊष्मा इंजन में हमने पढ़ा था कि इस उच्च ताप वाले भंडार से कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करता है और कार्य करने के बाद शेष ऊष्मा उत्सर्जित करता है। और उसमें हमने बताया था कि Q2 का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ही होगा, ये तय है। पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यही ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट है। तो केल्विन और प्लैंक के कथन के अनुसार ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जो संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, या ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है
जिसमें अवशोषित ऊष्मा पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित हो जाए, यह संभव ही नहीं है। इसका मतलब Q2 जरूर होगी। और इसका दूसरा सेंस ये भी निकलता है कि ऐसा कोई भी ऊष्मा इंजन संभव नहीं है जिसकी दक्षता 1 हो जाए, यानी कि दक्षता गुणांक 1 वाला ऊष्मा इंजन बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम ऊष्मा इंजन में बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि यदि Q2 का मान 0 होगा तभी ईटा का मान 1 हो सकता है। तो ना तो Q2 का मान 0 हो सकता है, ना ईटा का मान 1 हो सकता है। ये केल्विन प्लैंक का कहना था। क्लासियस की बात करें तो क्लासियस ने इसी बात को प्रशीतक की फॉर्म में कही थी। प्रशीतक ऊष्मा इंजन का ही विपरीत रूप है। और प्रशीतक पढ़ते समय हमने देखा था कि इस ठंडे वाले ऊष्मा भंडार से ऊष्मा अवशोषित होती थी और गर्म भंडार में ऊष्मा उत्सर्जित होती थी, लेकिन हमें इस पर कार्य करना पड़ता था। और वहां हमने देखा था कि इस कार्य का मान 0 नहीं हो सकता। यहां तो Q2 का मान 0 नहीं हो सकता। यहां हमने देखा था प्रशीतक में कार्य का मान 0 नहीं हो सकता, यानी बिना कार्य किए ठंडे ऊष्मा भंडार से गर्म ऊष्मा भंडार की तरफ ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो क्लासियस ने यही कहा। क्लासियस के कथन के अनुसार कोई भी ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है जिसमें ठंडे ऊष्मा भंडार से गर्म ऊष्मा भंडार की तरफ ऊष्मा का स्वतः प्रवाह हो जाए। स्वतः प्रवाह होने का मतलब अपने आप नहीं हो सकता, कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। या इसको दूसरे तरह से बात करें, दक्षता गुणांक के बारे में बात करें, तो वहां हमने देखा था कि यदि W 0 होगा तो ईटा अनंत होगा, यानी ईटा का मान अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि W 0 हो तो ईटा अनंत हो। इसका मतलब क्लासियस के कथन में बात आती है कि स्वतः ही निम्न ऊष्मा भंडार से उच्च ऊष्मा भंडार की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, या कोई भी ऐसा प्रशीतक संभव नहीं है जिसकी दक्षता गुणांक का मान अनंत हो जाए। ये दो कथन हमारे ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के कथन हैं। दोनों का मूल भाव एक है, एक ऊष्मा इंजन के रूप में है, दूसरा प्रशीतक के रूप में है, लेकिन दोनों का सार एक ही है। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम भी पूरा होता है।